हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। और चलिए बिना समय गवाते देरी करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि सिल्वर हैलाइड का प्रयोग फोटोग्राफी प्लेटों में क्यों किया जाता है। बनाइए तो इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग आंसर बताइए तो। चलिए देखिए क्या कहता है। अपने पास पेन और एक कॉपी जरूर रखिएगा मेरे भाई, और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा सारे पॉइंट को लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड वही पॉइंट बोलते हैं, वही पॉइंट लिखाते हैं जो परीक्षा में पूछा गया हो या पूछने की अधिक संभावना अधिकतर प्रीवियस ही रहता है। और ये क्वेश्चन जो लाते हैं लगभग प्रीवियस ही रहता है। कहता है कि सिल्वर हैलाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में क्यों किया जाता है मेरे भाई। तो देखिए सिल्वर हैलाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में इसलिए किया जाता है कि सिल्वर हैलाइड जो होता है वो प्रकाश का संवेदी होता है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, यह आसानी से प्रकाश से क्या होता है, विघटित हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है। जिसके कारण क्या होता है मेरे भाई, जिसके कारण फिल्म में पर्दे पर जो पिक्चर बनता है उसमें काफी अहम भूमिका निभाता है, जिससे पिक्चर जो है साफ दिखाई दे। तो कहता है कि सिल्वर हैलाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश से आसानी से क्या होता है, विघटित हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फोटोग्राफी में उपयोग होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा, सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहां किया जाता है, तो नोट कीजिएगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। फिल्म वगैरह में बारिश का सीन जो शूट किया जाता है उसमें जो है कृत्रिम वर्षा के द्वारा जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाती है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। तो क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर हैलाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में क्यों करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, प्रकाश से आसानी से विघटित हो जाता है, क्योंकि प्रकाश का सुग्राही होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए तो क्या कहता है। कहता है कि रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुआ। देखिए 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली चादर पर जब अल्फा किरणें से बमबारी किया तो कुछ किरणें जो है सीधे निकल गया और कुछ किरणें जो है गया और उसी रास्ते पर फिर वापस लौट आया। ठीक है, मतलब कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो है वह 180 डिग्री के एंगल पर क्या हो गया, मुड़ गया। ठीक है, और कुछ सीधे निकल गया, कुछ अन्य कोण से भी मुड़ा। इसे निष्कर्ष यह निकाला कि कहा कि नाभिक का किसी परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वह रिक्त स्थान होता है, खाली होता है। दूसरा बात बताया कि परमाणु जो होता है विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। और बताया कि नाभिक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बताया कि परमाणु जो होता है वह विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, विद्युत का उदासीन होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है एक समान संख्या में होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड की अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज हुई, तो यह हुआ था नाभिक का। किसका खोज हुआ, नाभिक का। जब एक कण 20,000 में से एक अल्फा कण जब 60 डिग्री के कोण पर मुड़ा तो उन्होंने देखा और कहा कि अल्फा कण से बहुत शक्तिशाली कण इसके नाभिक में मध्य केंद्र में विद्यमान है, जो
उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण क्या हुआ कि जो अल्फा कण गया उसके सीधे जो है विकर्षित कर दिया क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाभिक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, नाभिक होगा। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 1911 ईस्वी में यह जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो देखिए क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच मान वाला यौगिक कौन है। यौगिक है मतलब ऑप्शन में है आपका एथेनॉल है, शर्करा है, सिरका और साधारण लवण। देखिए किसी भी घोल का, ठीक है, अम्लीय है या क्षारीय है, इस गुण का पता लगाने के लिए नोट कीजिएगा, हम क्या करते हैं, पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि पीएच स्केल का खोज किसने किया तो नोट कीजिएगा, सोरांसा नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज किया। पीएच स्केल का मान जो होता है कहां से कहां तक होता है, नोट कीजिएगा 0 से 14 तक होता है, और बीच में 7 होता है उदासीन। 7 से जो भी इधर आएगा वह हो जाएगा अम्लीय, 7 से कम, और 7 से अधिक जो होगा वो क्या होता है, क्षारीय का गुण होता है। और पीएच का मान होता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो कहता है कि पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम जो पीएच मान होता है वो 2.4 से 3.4 तक पीएच मान किसका होता है, सिरका का होता है। सिरका कहते किसको है, तो नोट कीजिएगा मेरे भाई, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। जल में 6% एसिटिक एसिड के जलीय विलयन को ही सिरका कहा जाता है। क्या करें कि जल में 6% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, सिरका कहा जाता है, और इसका पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है। साधारण नमक NaCl, जिसका उपयोग साधारण जो है खान पान में करते हैं। बात करते हैं शर्करा का, तो यह जो है शर्करा जो होता है ग्लूकोज का एक बहुलक है, खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, जैसे आलू हो गया, चावल हो गया। एथेनॉल की बात करें तो C2H5OH इसका सूत्र होता है। एथेनॉल का जो है यह अनाज के किण्वन के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। पूछेगा कि एथेनॉल किससे प्राप्त होता है, यह अनाज के किण्वन से प्राप्त होता है। कौन, एथेनॉल। ठीक है, तो पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच मान वाला यौगिक कौन हो जाएगा आपका, तो आंसर क्या हो गया, सिरका हो गया। सारे पॉइंट अच्छे से मेरे भाई नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, तो इसका क्या होगा आंसर मेरे भाई। कहता है कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है। देखिए बदलता है किसमें से पूछ रहा है मेरा भाई। तो ऐसा क्वेश्चन में जब भी पूछे ना कि मतलब किससे बदलता है, तो पहले यह सोचिए कि इसको जो है चालू करने के लिए हम इसमें कौन सी ऊर्जा लगा रहे हैं, चाहे कौन सा ऊर्जा दे रहे हैं। उसके बाद निर्णय कीजिए कि आखिर उसके बाद ये बदलेगा क्या। तो माइक्रोफोन में जो है हम ध्वनि ऊर्जा जो है वो किसमें बदलता है, तो ध्वनि ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर बजाते हैं, लाउड स्पीकर क्या करते हैं मेरे भाई, विद्युत देते हैं, तब उससे ध्वनियां निकलती है। इसका मतलब कि वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा बदलता है। बात करते हैं मोटर का, तो मोटर में भी लाइन का बटन, स्विच का बटन दिया, मोटर चलना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कि उसमें विद्युत देते हैं तब वह चलता है, उससे जुड़ा जो है आटा चक्की चाहे जो भी वो चलने लगता है। इसका मतलब कि मोटर जो है विद्युत से किसमें दिया, यांत्रिक में बदल दिया। उसके बाद बल्ब की बात करें तो बल्ब में भी क्या देते हैं, विद्युत देते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, प्रकाश देता है। तो प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में बदलता है कौन, आपका हो गया बल्ब। ठीक है, बात करें जनरेटर या डायनेमो का, तो जनरेटर को हम क्या करते हैं मेरे भाई, पहले हाथ से उसको नचाते हैं। ठीक है, मतलब अपना एनर्जी लगाते हैं, इसका मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा उसमें लगा रहे हैं। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, उसके बाद विद्युत ऊर्जा में देता है। तो नोट कीजिएगा डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए
तो क्वेश्चन क्या था, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, कहता है कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए क्वेश्चन इजी है मेरे भाई, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन को जो है एग्जाम में जो है थोड़ा अपने तरीके से जो है एग्जामिनर अरेंज किया है। जैसे देखिए, सब में संरक्षण नहीं लेकर के सब में रूपांतरण जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका संवेग रूपांतरण ही होगा। क्या होगा, संवेग रूपांतरण होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, संवेग रूपांतरण के सिद्धांत पर काम करता है, रॉकेट हो गया। अगर आपसे पूछे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लिखिए जैसे समुद्र में जो जहाज का चलना या जहाज या लोहे का कील पानी में डूब जाना, ये सब किसका उदाहरण है, या जो है आर्किमिडीज का उदाहरण है। अगर पूछिए हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित है, तो नोट कीजिएगा पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर आधारित था। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। 6 नंबर क्वेश्चन तो एकदम इजी है, आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में बहुत कई बार यह जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ इस टाइप का जो है। चलिए बनाइए तो एकदम जो है मेरे भाई न्यूमेरिकल से बहुत आधार एग्जाम में क्या होते हैं कि बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, क्या नहीं बनेगा। तो मेरे भाई डरना नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। कुछ न्यूमेरिकल नहीं होता है, एकदम इजी होता है और ये आपका आसानी से नंबर बढ़ाता है और बहुत 1 से 2 लाइन में ये बन जाता है, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल को अच्छे से ध्यान दीजिएगा और सारे फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। उन्हें ना भी ध्यान में है तो भी कोई बात नहीं मेरे भाई, बस आदर्श एकेडमी पर आप रेगुलर क्लास कीजिए और न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिए, आपका न्यूमेरिकल स्वतः ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि इतना ना क्वेश्चन लाएंगे, इतना ना बराबर क्वेश्चन वो रिवीजन होगा, एग्जाम आते आते तक आपका पूरा न्यूमेरिकल जो है ठीक हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्या कहता है, बहुत आदमी बना भी लिए होंगे। कहता है कि प्रतिदिन 5 घंटे के लिए 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक लैंप का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि 100 वाट का इलेक्ट्रिक लैंप है और उस प्रयोग किया जाता है। कहता है 3 दिन में, कहता है कि 3 दिन का खर्च निकालना है, कितना यूनिट होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा यूनिट देकर नहीं, इसमें इकाई दे दिया है, इकाई या यूनिट एक ही बात होता है। चलिए तो बताए थे मेरे भाई कि जब भी यूनिट निकालना हो, ठीक है, बल्ब की संख्या दिया हुआ हो, दिन मालूम हो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना था, बताए थे कि जितना भी मान दिया हुआ हो वह सारे मान को ऊपर गुना के रूप में लिख देना है और बाटा में क्या करना है 1000 लिख देना है और बस काट उठ कर देना, आपका आंसर आ गया। तो देखिए कहता है क्या कि 100 वाट का बल्ब है तो लिख दिए 100 गुने 5 घंटा डेली चलता है गुने 5। एक इलेक्ट्रिक लैंप है तो एक से गुना करेंगे तो एक तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा तो एक छोड़ दीजिए। कहता है 3 दिन का तो गुना कर देंगे 3, यहाँ करता 30 दिन का तो 30 से गुना करते 1 महीना तो 1 महीना का। कहता है क्या, तो 3 दिनों में दीपक द्वारा कितनी ऊर्जा प्रयोग किया जाएगा, बस काट दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य गया, 5 से चल जाएगा 2 मरतबे, कितना आ जाएगा हो 3/2 यानी 1.5 इकाई, 1.5 यूनिट ऑप्शन में है बी, या तो ऑप्शन में है 1.5 इकाई जो है। अगर इसी में मेरे भाई दे देता कि प्रति यूनिट का खर्च जो है वह 5 रुपया है तो खर्च कितना होगा, अगर पूछ देता प्रति यूनिट अगर खर्च दे देता तो क्या करते, जो यूनिट निकलेगा उसमें हम रुपया से गुना कर देंगे, मेरा कुल खर्च निकल जाएगा। तो 1.5 से 5 में 5 से क्या कर देते गुना कर देते तो मेरा खर्च निकल जाता कि कितना खर्च हुआ। तो अगर पैसा दिया यूनिट खर्च तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका हो गया 1.5 इकाई। चलिए अब 7वां क्वेश्चन बनाइए, ऊपर वाला नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए
नोट कर लिए होंगे। सप्तमा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे भाई, बनाइए तो एकदम बनाइए मेरे भाई, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, बस खाली कलम चलाना सीखिए, शुरू कीजिए, न्यूमेरिकल अपने आप बन जाएगा। देखिए तो क्या कहता है, देखिए तो क्या कहता है, कहता है कि 2 मीटर लंबी रस्सी के किनारे से 4 केजी द्रव्यमान के एक कहता है वस्तु को बांध कर एक वृत्ताकार पथ पर 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से घुमाई जाती है। तो कहता है कि रस्सी में उत्पन्न जो तनाव होगा वो रस्सी में उत्पन्न तनाव लिखना है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है mv² बटा r, ठीक है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वह होता है mv² बटा r, या रस्सी में उत्पन्न जो तनाव होगा वह देखिए कहता है, मान ली क्या बिंदु है, रस्सी की लंबाई 2 मीटर दिया, अब कहता है ना कि इसको पकड़ कर जो है घुमाता है, क्या कर रहा है मेरे भाई, घुमा रहा है। तो देखिए जब इस रस्सी को घुमाएंगे पकड़ के तो केंद्र की ओर एक बल लगेगा, केंद्र की ओर इधर जो है एक बल लगेगा मेरे भाई, और वह बल जो कहलाता है अभिकेंद्री बल। क्या कहलाता है, अभिकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है F बराबर होता है mv² बटा r, या इसी को कहिए, या कहेगा कि रस्सी में उत्पन्न तनाव बराबर, तो तनाव बराबर क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर हो जाएगा mv² बटा r। तो देखिए यहाँ पर m आपको दिया हुआ है, बस हो गया, बस बन गया, कुछ नहीं है मेरे भाई इसमें। तो m का मान दिया हुआ है 4 kg, r का मान दिया हुआ आपको 2 मीटर, और v का मान भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना हो। देखिए तो द्रव्यमान लिए 4 kg, उसके बाद देखिए तो क्या दिया हुआ, 2 मीटर लंबी दूरी रस्सी है, ठीक है। उसके बाद कहता है 2 मीटर पर सेकेंड वेग से घुमाया जाता है ना, 2 मीटर पर सेकेंड से क्या होता है, घुमाते हैं। तो जब इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक केंद्रीय बल लगेगा, ऐसे रस्सी ना ऐसे घुमाते हैं क्या, तो इसके कारण क्या होगा, उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो ही तनाव का फॉर्मूला होता है F बराबर हो गया mv² बटा r। बस कुछ नहीं, बैठा दीजिए। m का मान कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया, v² तो 2 के स्क्वायर, अब बटा r तो 2, तो कितना हो जाएगा 4 गुने 4 बटा 2, 2 से 2 गया, गुणा में कितना हो गया 8 न्यूटन। आंसर काम भारी, बस थोड़ा सा समझना है चीजें को, बस आपके लिए न्यूमेरिकल मेरे भाई एकदम इजी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 8 न्यूटन। चलिए छापिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए तो क्या कहता है मेरे भाई, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ठीक है। बनाइए तो कहता है ए में छाल, बी में कहता है पुष्पकलिका, सी में कहता है बीज, और डी में क्या कहता है, डी में कहता है फल। तो देखिए कहता है कि दालचीनी पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दालचीनी जो है छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। दालचीनी हो गया और सिनकोना दोनों जो है वो पौधे के छाल से प्राप्त होता है। अगर बात करें पुष्पकली से तो लिखिएगा पुष्पकली से क्या प्राप्त होता है, लौंग प्राप्त होता है। लेकिन यहीं पर अगर पूछ ले केसर तो नोट कीजिएगा वह पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है, ठीक है। बात करते हैं बीज, तो बीज से लिखिएगा एक तो हो जाए आपका कॉफी प्लस कहवा। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, पूछता भी है कि कॉफी और कहवा किससे प्राप्त होता है, नोट कीजिएगा बीज से प्राप्त होता है। बात करते हैं फल से, तो फल से लिखिएगा इलायची, इलायची हो गया, और प्लस में हो गया अफीम, क्या होगा अफीम, ठीक है। इलायची और अफीम जो है वो फल से प्राप्त होता है। उसके बाद कॉफी और कहवा किससे प्राप्त होता है मेरे भाई, बीज से प्राप्त होता है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए,
पुष्प कलिका से लौंग प्राप्त होता है, पुष्प कली से। लेकिन अगर पूछे केसर तो पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ ले कि अश्वगंधा किससे प्राप्त होता है तो नोट कीजिएगा, अश्वगंधा जो होता है वो पौधे के जड़ से प्राप्त होता है। अगर पूछ ले चाय तो किससे प्राप्त होता है, पत्ती से प्राप्त होता है। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे भाई, एग्जाम में खूब टपकता है, खूब पूछता है कि कौन पौधे का किस भाग से प्राप्त होता है। चलिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया। ठीक है, बनाइए तो बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन का। तो लिखिए रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक का खोज किया। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया, नोट कीजिएगा, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, डी डुबे लाइसोसोम की खोज। अंतःप्रद्रव जालिका की खोज किया था पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। किसने, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने अंतःप्रद्रव जालिका। तो बच गया आपका ए, आंसर क्या जाएगा, क्रोमोसोम की खोज किसने किया, बाल्टियर ने। लिखिएगा क्रोमोसोम जो होता है जीव जंतुओं में एक निश्चित संख्या में होता है मेरे भाई। जैसे बात करें एग्जांपल में ले लीजिए मनुष्य, तो मनुष्य में जो होता है कितना गुणसूत्र होता है, 46 गो यानी 23 जोड़ा। ठीक है, 23 जोड़ा में 46 में से लिखेगा 44 गुणसूत्र यानी 22 जोड़ा को क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, ऑटोसोम का काम क्या होता है, शरीर में कायिक प्रवर्धन लक्षणों का निर्धारण करना मुख्य काम होता है ऑटोसोम का। और एक जोड़ा जो बचा, दो गो जो बचा से हार्मोन, वह सेक्स हार्मोन होता है। सेक्सुअल में भाग लेने वाला हार्मोन जो है वह एक जोड़ी भाग लेता है, और 44 को कहते हैं क्या, ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि मादा और नर में पूछता है कौन कौन सा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो मादा में जो है एक्स रहता है, और पुरुष में क्या होता है, XY होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन कहता है कि क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया, तो आंसर आपका हो गया क्या, बाल्टियर हो गया। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। टोटल 46 को 23 जोड़ा, 44 को ऑटोसोम कहते हैं, और दो हार्मोन जो है क्रोमोसोम और सेक्सुअल जो है क्रोमोसोम कहलाता है। चलिए कहता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांत कितने प्रकार के होते हैं, देखिए बनाइए तो। बनाइए तो इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांत कितने प्रकार के होते हैं, कहता है 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का। देखिए नोट कीजिएगा, मनुष्य में दांत जनरली जो है वह 4 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होता है। इंसीजर, केनाइन, नोट कीजिएगा, प्रीमोलर और मोलर होता है। कितना हो गया, 4 हो गया। इंसीजर का काम होता है जब कोई खाते हैं चीज हम, तो उसे चीरने का, काटने का काम करता है। क्या करता है, काटने का काम, लेकिन चीरने फाड़ने का काम करता है किनाइन करता है। और यह जो है प्री मोलर और मोलर जो है, यह जो है उसे जो है चबाने का काम करता है, यानी पीसने का, छोटा छोटा टुक जो है उसे भाग में बदल देने का काम कौन करता है, प्री मोलर और मोलर करता है। दांत का सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है, तो लिखिएगा दांत का सूत्र क्या होता है मेरे भाई। इसका सूत्र होता है 21 23 2 3 2 5 3 8। यह हो गया आपका इंसीजर, यह हो गया केनाइन, यह हो गया प्री मोलर, और यह हो गया आपका मोलर। अब बटा में मतलब नीचे भी 21 23 होगा। ठीक है, और दोनों में 2 से गुना कर दिए, टोटल आपका दांत जो है निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 2 2 1 3 3 2 5 3 8 8 दूना क्या हो गया 16 गो, मतलब इंसीजर हो जाएगा 4 गो, केनाइन हो जाएगा 2 गो, प्री मोलर हो जाएगा 4 गो, और मोलर हो जाएगा 6 गो। ठीक है, टोटल मिला कितना हो गया 16 गो। तो 16 गो ऊपर हो गया, 16 गो क्या हो गया नीचे। टोटल दांत कितना हो गया मेरे 32 को होता है। चलिए तो फॉर्मूला याद रखिएगा, 21 23 जो है याद रखिए। इसमें पूछता है कि मनुष्य में कितने जो है किनाइन दांतों की संख्या कितना होती है मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए तो किनाइन दांत की संख्या कितना है, 2 से गुना करना है, 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे, कितना हो जाएगा 4 गो। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, 21 23 जो होता है इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर होता है। चलिए सारे पॉइंट के नोट कर लीजिए, तो आंसर हो जाएगा इसका 4।
चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो कहता है कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में। देखिए बात करते हैं पहला में, तो लिखिएगा पहला में पशु बलि की निंदा किया गया, ठीक है। सातवां में लिखिएगा अशोक के जो तीर्थ यात्रा था वह तीर्थ यात्रा का उल्लेख जो है सातवां अभिलेख में है। दूसरा में बात करें तो इसमें जो है पशु और मानव के लिए चिकित्सा की शुरू व्यवस्था की जो है व्यवस्था की चर्चा किसमें किया गया है, 2 में किया गया मेरे भाई। तो क्या कर रहा है, पहला में हो गया पशु बलि की निंदा, सातवां में अशोक के तीर्थ यात्रा, और जंतु और जीव के बीच जो चिकित्सा की व्यवस्था जो है वह दूसरा में किया गया। और 13वां में हो जाएगा कलिंग युद्ध का चर्चा। कलिंग युद्ध में बहुत भयानक युद्ध हुआ था, काफी अधिक रक्तस्राव हुआ था। इसको देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और इसके बाद जो यहाँ से जो है वह युद्ध नीति को त्याग देता है। चलिए कहता है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में पीस इंडिया एक्ट आता है। 1700 नोट कीजिएगा, 84 में पीस इंडिया एक्ट जो है आता है और यह 12 हेस्टिंग्स के समय आता है। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन होता है, ठीक है। डलहौजी के समय 1853 में नोट कीजिएगा, 1853 में भारत में रेलवे लाइन बिछाया जाता है। किसके द्वारा, तो जॉर्ज क्लार्क के द्वारा पूछता भी है। और जो है कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर नोट कीजिएगा, 34 किलोमीटर बिछाया गया था। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। तो पीस इंडिया 84 में किसके समय में आया था, वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा होता है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है सर्वोच्च हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा यहाँ पे, संविधान हो जाएगा। संसद की बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति मिलकर संसद का जो है गठन होता है। संसद के लिए जो है याद करने के लिए बताए थे ट्रिक सारला, संसद 79 में, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। इसके मिलकर जो है बनता है संसद। संसद का किस अनुच्छेद में है, तो 79 हो जाएगा, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, सारला याद रखिएगा। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 के तहत होता है। लेकिन अगर पूछेगा राज्य में तो नोट कीजिएगा, राज्य में 214 अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, कहता है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है मेरे भाई। तो किसी में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होता है। अनुच्छेद 214 के तहत क्या होता है, तो बताया कि राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है। अनुच्छेद 129 में लिखिए कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 129 में। बात करते हैं राज्यपाल के, लिखिएगा या संविधान के भाग 6 में चर्चा है। और राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल का जो 17वां ने विघटन करने का शक्ति जो है राज्य के राज्यपाल को होता है। अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद में कुल दस कितना भाग जो है राज्य को मनोनीत करता है, 1/6 सदस्य को जो है मनोनीत करते हैं। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अनुच्छेद हो जाएगा 155। कहता भारत में सबसे पहले रुपए का मूल्यन पहली बार क्या हुआ। देखिए रुपए का मूल्यन होता है क्या मेरे भाई, रुपए का मूल्यन होने से क्या होता है, अगर किसी भी बाह्य मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो देश का जो व्यापार जो अधिशेष होता है वह क्या होता है, इसके विपरीत होने लगता है, देश के विपरीत होने लगता है। चलिए तो क्या बता रहे थे मेरे भाई, अगर बाह्य मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, ठीक है, तो व्यापार संतुलन जो होता है वह देश के क्या होता है, विपरीत होने लगता है, ठीक है। तो कहता है क्या कि भारत में रुपए का मूल्य पहली बार क्या हुआ था, आंसर बताइए। तो इसका क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए। तो पहले इसका आंसर देख ले, तो उसके बारे में देखते हैं सारे पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। क्या हो जाएगा, 1949 में पहली बार रुपए का जो है अवमूल्यन जो है किया गया, ठीक है। उसके बाद लिखिए व्यापार संतुलन कहता है मेरे भाई कि जब बाह्य मुद्रा का, लिखिए जब बाह्य मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो देश में व्यापार संतुलन जो होता है वह व्यापार संतुलन देश के विपरीत होने लगता है। क्या बता रहे हैं,
जब बाह्य मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो देश में क्या होता है, व्यापार संतुलन जो होता है वह देश के विपरीत होने लगता है। ऐसी स्थिति में अनिवार्य होता है मुद्रा का अवमूल्यन करना। तो ऐसी स्थिति में जो है यही व्यापार संतुलन को सुधारने के लिए जो है क्या किया जाता है, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है मेरे भाई। या नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट कि अगर बाह्य मुद्रा और आंतरिक मुद्रा में कोई अंतर नहीं हो तो इस स्थिति में भी निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई भी देश जो है अपने मुद्रा का अवमूल्यन करता है। और मुद्रा का अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य होता है मेरे भाई कि निर्यात को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, जब मुद्रा का मूल्यन होता है तो इसमें निर्यात बढ़ जाता है। मुख्य उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ाना और आयात को जो है कम करना। आयात को क्या करना मेरे भाई, नोट कीजिए, कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो समझ गए सारे पॉइंट कि मुद्रा संतुलन क्या होता है, कब लागू किया जाता है या किस स्थिति में जो है इस मुद्रा मूल्यन किया जाता है। और पहला आंसर हो गया आपका 1949 में। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा अच्छे से मेरे भाई। एक एग्जाम में पूछता है कि मुद्रा मूल्यन का क्या तात्पर्य है, निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहन करना। कहता है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना किस राज्य में है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा कहाँ, महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का जो अधिकांश स्रोत है वो लिखिएगा, वह तापीय। कैसा है, तापीय। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भी आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगर बात करें भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ, तो नोट कीजिएगा 2001 ईस्वी में जो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है प्रभावी हुआ। सारे पॉइंट को मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए तो क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है। चलिए, फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है मेरे भाई ये आपका हो जाएगा सिंगापुर। गुजरात के भारतकृत गुजरात के केवडिया जिला में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। बात करते हैं तमिलनाडु में क्या है मेरे भाई, मीनाक्षी मंदिर है। दिल्ली में बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। आंसर निकल गया आपका सिंगापुर। अलमाटी बात करता है किस नदी पर है, पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन था मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। कहता है भारत ने पहला उपग्रह कब प्रक्षेपण किया, तो देखिए भारत पहला उपग्रह जो 1975 ईस्वी में प्रक्षेपण किया। अगर बात करें 1990 में, तो नोट कीजिए 1990 में हब्बल को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। कब भेजा गया, 1990 में। 1997 में क्या हुआ था मेरे भाई, तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है 1997 में हुआ। और प्रभावी कब हुआ यह सम्मेलन, 2005 में। ठीक है, प्रभावी 2005 में हुआ। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहता है भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर तो है मेरे भाई क्या है, सिद्धार्थ है। कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, नोट कीजिएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। भारत में कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज। भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा परम 8000। अगर आपसे पूछे कि नए सूचना प्राप्त करने के लिए पहले से जो उपस्थित डाटाबेस होता है उसके जांचने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो नोट कीजिएगा उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई, माइनिंग कहते हैं। नोट कीजिएगा, पिछले एनटीपीसी में पूछा है, क्या कहते हैं उसे, माइनिंग कहा जाता है। अगर पूछे तो इसे क्या कहते हैं, माइनिंग कहा जाता है। उसके बाद अगर पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर का पिता, तो लिखिएगा वह किसे कहते हैं, लिखिएगा एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का पिता जो है कहा जाता है, किसे, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तो सारे पॉइंट मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिए। तो सारे पॉइंट मेरे भाई नोट कर लीजिए। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का पिता कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एमएस एक्सेल में किसी पूरे पंक्ति का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, तो लिखिएगा शिफ्ट प्लस स्पेस कुंजी का जो है प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है कि नए प्रौद्योगिकी सूचना प्राप्त करने के लिए
पहले से जो प्राप्त डाटाबेस है उसका जो है निरीक्षण करना, मतलब जांचना क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे भाई। तो यह था मेरे भाई आज का मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग पूछे गए थे। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।